नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते भर में कोर्ट में किस तरह के मामले आए, उस पर कोर्ट का क्या क्या डिसीजन रहा, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, इन तमाम पहलुओं से, इन तमाम घटनाक्रमों से आपको अपडेट करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं राजेश चौधरी साहब, नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम उस मामले से जिस पर जो है पशु प्रेमियों की संजीदगी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। वो लगातार इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया है। और फिर ये तमाम उठापटक के बाद इस हफ्ते जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन आया जिस पर लगभग लगभग जो है आम सहमति सी बनती हुई अब दिखाई दे रही है। मामला क्या है, संक्षिप्त में आपको बता दूं कि जो आवारा पशु हैं, खासतौर से जो आवारा जो कुत्ते हैं, उनके मैं यहाँ पर बात कर लूं तो उनको जो है उनकी नसबंदी की बात चल रही है या फिर उनको जो है शेल्टर में भेजा जाए उसकी बात चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है सोसाइटीज में और जो है गली मोहल्लों में जो है लोगों की सुरक्षा के सामने जो है कड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। रेबीज के बहुत सारे मामले सामने आए जिस पर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी। अब इस मामले पर क्या नया अपडेट है सर, आप हमें वो बताएं। ये मामला निश्चित तौर पर काफी चर्चा का विषय रहा है। दरअसल दो जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में कहा गया था कि जितने भी आवारा पशु हैं उनको पकड़ा जाए, आवारा कुत्ते को पकड़ा जाए और उन्हें डॉग शेल्टर में डाला जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने ये 11 अगस्त को फैसला दिया था और ये भी कहा था कि उनको जो आवारा कुत्ते हैं उनको दोबारा से उस इलाके में ना छोड़ा जाए जहां से उनको पकड़ा गया है, ताकि लोग बेखौफ होकर टहल सकें, घूम सकें। और दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी 28 जुलाई का, उस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। और उस रिपोर्ट में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने और फिर रेबीज की बीमारी फैलने के संदर्भ में ये रिपोर्ट थी, जिसके बाद 11 अगस्त को ये फैसला आया था। लेकिन इस फैसले के बाद जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल राइट्स के लिए जो फाइट करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ऐतराज जताया। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला मेंशन किया गया कि उन्हें नहीं सुना गया और जो बेजुबान जानवर हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए इस तरीके का फैसला ठीक नहीं है। उनको जो और पहले के फैसले का हवाला दिया गया और कहा गया कि पहले भी जो अदालतें हैं उनका फैसला होता रहा है और उसमें उसी इलाके में वैक्सीनेशन के बाद उनको छोड़ा जाता रहा है, लेकिन इस बार का फैसला उसके विपरीत है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले को 3 जजों को सौंप दिया था और 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और सुनवाई के बाद बेहद अहम फैसला दिया है। लंबा चौड़ा गाइडलाइन है जिसमें प्रमुख बात यह है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़े जाने के बाद उसे नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया है। मुख्य ऐतराज एनिमल लवर्स का इसी बिंदु पे था कि उनको ऐसे कुत्तों को जब आप डॉग शेल्टर में रख देंगे तो वो उनके लिए अमानवीय सा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त का पहले का फैसला था उसमें संशोधन किया और कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कहा कि जो रेबीज से पीड़ित कुत्ते हैं या जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको डॉग शेल्टर में ही रखा जाएगा, उनको उस इलाके में नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि वो डेंजरस कुत्ते हैं। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को ये कहा है कि जो पब्लिक प्लेस है, सड़क है, वहां आप आवारा कुत्ते को खाना नहीं खिलाएंगे। और म्युनिसिपल बॉडी को कहा गया है इस पूरे मामले में कि आप एक नोटिस बोर्ड लगाएं और इलाके को चिन्हित करें कि कहां पर आवारा कुत्तों को खिलाया जा सकता है और उसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे आवारा कुत्तों को खिलाया जाएगा। और नोटिस बोर्ड में इस बात का भी जिक्र होगा कि यहीं खिलाया जाना है। पब्लिक प्लेस में अगर कोई खिलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली एनसीआर यानी कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव से
और व्यापक करते हुए इसे पैन इंडिया कर दिया है और तमाम राज्यों को इस मामले में पक्षकार बना दिया है। तो आदेश काफी अब व्यापक हो गया है, लेकिन जो डॉग लवर्स हैं उनको भी एहतियात करना पड़ेगा। उनको अब निर्धारित जगह पे ही भोजन कराना होगा जो म्युनिसिपल बॉडी तय करेगा। जहां मतलब सड़कों पर या सार्वजनिक जगह पे वो नहीं खिला सकते। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। लेकिन इस पूरे फैसले का सबसे अहम पहलू अगर आप देखें तो ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनका टीकाकरण और उनको जो वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। लेकिन रेबीज से पीड़ित बीमारी या रेबीज की आशंका वाले कुत्ते या आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के इस मौजूदा आदेश में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है स्पष्ट है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इस मैटर को देखे और सार्वजनिक स्थानों पर आप जो है पशुओं को या फिर कुत्तों को जो है फीड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर वो किसी एक व्यक्ति के प्रति या कुछ लोगों के प्रति जो है वो बहुत लॉयल हो जाते हैं, लेकिन बाकी दूसरे लोगों के लिए बहुत आक्रामक हो जाते हैं, कई बार काट लिया करते हैं। तो इस तरह की चीजें अक्सर सामने आती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन तमाम चीजों के लिए जो है जिम्मेदार अथॉरिटी है। यहाँ पर हम कई बार देखते हैं कि खुले नालों में सुअर लोट लगाते हैं, चलती हुई सड़कों पर जो है मवेशी गाय जो है आती जाती रहती हैं, कुत्ते गलियों में किस तरीके से लोगों को बच्चों को दौड़ाते रहते हैं। तो इन सब के लिए जवाबदेही जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बनती है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह के पशुओं के लिए उचित व्यवस्था की जाए और अगर कोई फीड कराना चाहता है तो उसके लिए जो है पर्टिकुलर स्थान निर्धारित किया जाए। अब इसको किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, किस तरीके से इसको अमल में लेके आते हैं, वो बहरहाल यहाँ पर आगे अब देखने लायक होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो लगातार पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि मुद्दा जुड़ा है बिहार से, और जहां पर चुनाव आयोग जो है मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण करवा रहा है। चुनाव से एन पहले ऐसा करवाने के पीछे जो कारण बताया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, वो यही है कि फर्जी मतदाताओं को जो है बाहर किया जा सके और जो वैलिड वोटर्स हैं उनके वोटों को जो है सुनिश्चित किया जा सके। तो जो ड्राफ्टेड लिस्ट है उसमें बहुत से लोगों का नाम नहीं आया था। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की बातों को सुना। इस पर सर क्या कहा अब सुप्रीम कोर्ट ने? हम लगातार इस मैटर को जिस तरीके से फॉलो करते चले आ रहे हैं, लगातार जो है क्या अपडेट्स इस हफ्ते रही सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, ये मामला निश्चित तौर पर काफी सियासी तौर पर अगर देखें तो गर्म है और न सिर्फ बिहार बल्कि देशव्यापी ये मामला बन चुका है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसके को लगातार जो राजनीतिक दल है वो रडार में ले रहा है इस पूरे मामले में। बिहार में जो एफआईआर कराया जा रहा है उसमें चूंकि इलेक्शन होना है बिहार में, तो इलेक्शन से ठीक पहले जब एसआईआर की शुरुआत हुई तो राजनीतिक दलों और जो विपक्षी दल है उन लोगों ने इसी बात को लेकर ऐतराज जताया कि समय काफी कम है, इसलिए एसआईआर रोका जाए, रद्द किया जाए। और ये इसको लेकर एडीआर की तरफ से सबसे पहले पिटीशन दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद जो अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके तरफ से भी कई सारी अर्जी आई, जिसमें मनोज झा और तमाम जो आरजेडी के नेता हैं और उनके तरफ से कपिल सिब्बल और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पिटिशनर इस मामले में आए, कई सारी पिटिशन आए। और हालांकि शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो चुनाव आयोग को एक सलाह दी कि आप जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं 11, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं कि हमारे पास भी नहीं, तो आप आधार को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? आधार को कंसीडर करें, आप वोटर आई कार्ड जो आप पहले जारी कर चुके हैं उसे कंसीडर करें, या जो राशन कार्ड है उसको कंसीडर करें। 11 दस्तावेज असल में चुनाव आयोग ने इस मामले में मुकर्रर किया था कि जिसके आधार पर जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा और उसको ठीक किया जाएगा। हालांकि इसमें एक राइडर ये भी लगा हुआ था कि
2003 में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है वो वोटर लिस्ट की कॉपी लगाकर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 2003 के बाद जो लोग भी वोटर बने उनके लिए 11 दस्तावेज मैंडेटरी किए गए थे, और इस पर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर बहुत ज्यादा ऐतराज जताया गया। लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रही थी, और चुनाव आयोग इस बात को लेकर अडिग थी कि आधार को या इस तरीके के दस्तावेज को हम नहीं मान सकते क्योंकि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। दूसरी तरफ जो पेटिशनर है उन लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कोर्ट के अंदर और बाहर भी कि जिस आधार के बेसिस पे पासपोर्ट बनता है, जिस आधार के बेसिस पे निवास प्रमाण पत्र बनता है, तो आप निवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट को तो मान रहे हैं, लेकिन जिस जिस बेसिस पे वो बनता है उस डॉक्यूमेंट को आप नहीं मानते, आधार। तो ये बहुत बड़ा डिबेट चला सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि चुनाव आयोग बिल्कुल इस बात पर थी कि नहीं, वो आधार और इसको नागरिकता का दस्तावेज नहीं मानता, और उसने एक ड्राफ्ट सूची जारी भी कर दी, और ड्राफ्ट सूची में 65 लाख लोगों का नाम कट गया। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक नया विवाद का एक नया टॉपिक शुरू हुआ कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनके लिस्ट इन लोगों ने जारी नहीं किए हैं और उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग का कहना है कि कई लोग मर चुके हैं, कई लोग वहां से ट्रांसफर हो चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, डुप्लीकेसी है, उन लोगों का नाम कटा है। तो पिटीशन का कहना था कि जिनका नाम कटा है वो लिस्ट भी नहीं दे रहे, आधार को नहीं मान रहे। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल में जो बीते हफ्ते जो फैसला दिया है वो बेहद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं, अव्वल तो उनकी सूची पहले आप जारी करें ताकि लोग उसको देख सकें, और जिन लोगों का नाम बाहर आया है वो ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन दे सकते हैं। असल में मसला ये उठा कि जो लोग वहां से माइग्रेट कर चुके हैं बिहार से, क्या वो फिजिकली जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, तो आप इस तरीके से दौड़ दौड़ के आप अपने जो पैतृक घर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती, तमाम चीजें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत दी कि जो जहां है अगर वो चाहे तो फिजिकल या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन दे सकता है। आवेदन के वक्त जो 11 दस्तावेज हैं वो दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज वो दे सकता है। अगर वो दस्तावेज नहीं है तो वो आधार भी दे सकता है, या अगर वो चाहे तो आधार के बेसिस पे भी आवेदन दे सकता है। यानी कि आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी कि आवेदन अगर कोई करता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेसिस पे हो सकता है, आधार के बेसिस पे भी आवेदन हो सकता है। और जो लोग, ये भी सवाल उठाया गया कि जो लोग ऑफलाइन माध्यम से फिजिकली पेश हो रहे हैं और जो आवेदन दे रहे हैं उनको पावती यानी कि रिसीविंग नहीं मिल रही, इस पर भी डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लोग फिजिकली पेश हो रहे हैं उनको आवेदन दाखिल किए जाने के बाद उनको पावती यानी कि रिसीविंग दिया जाए, और जिन लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से दाखिल किए हैं आवेदन या जो दाखिल करना चाह रहे हैं वो आधार के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी रिलीफ कह सकते हैं पिटीशनर को मिला है। हालांकि मामला अभी भी पेंडिंग है क्योंकि एसआईआर पे ही सवाल उठाया गया है पिटीशन में। मेन प्रेयर तो यही है कि एसआईआर को ही रद्द किया जाए, तो वो मामला अभी भी पेंडिंग है। लेकिन जो अंतरिम राहत के तौर पर अगर आप देखें तो 65 लाख लोगों का सूची जारी करने का ऑर्डर हो चुका है। जिन लोगों के नाम कटे हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। आवेदन आधार के डॉक्यूमेंट के आधार पर भी किया जा सकता है। तो ये तमाम राहत आप कह सकते हैं पिटीशनर को मिला है इस मामले से। बिल्कुल, और यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर आप फिजिकली अवेलेबल नहीं है बिहार में, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में भी हैं लेकिन वोटर है बिहार के, तो आप जो है ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात सर यहाँ पर यह भी नहीं है कि जो आधार कार्ड जिसको स्वीकार नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, अब क्योंकि ऐसा भी देखा गया बहुत बार कि इससे पहले आधार कार्ड जो है बहुत सारे फर्जी, बहुत सारे नकली और बहुत सारे जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट करके हिंदुस्तान में घुसे हुए हैं उनके पास भी आधार कार्ड बरामद किए गए। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं। तो जिस फिल्ट्रेशन की कोशिश में इलेक्शन कमीशन लगा हुआ था, आधार कार्ड को यहाँ पर वैलिड दस्तावेज
इस मानने की स्थिति में, तो क्या ये चीजें थोड़ी सी प्रभावित नहीं हो जाएंगी? और क्या ऐसा नहीं हो पाएगा कि इलेक्शन कमीशन की जो कोशिशें थी और जिस इंटेंशन से वो काम कर रहा था, जो उसने बताया भी था, क्या वो उसकी फिल्ट्रेशन में अब कोई वैसा नहीं हो जाएगा सर, की गड़बड़ नहीं आ जाएगी? देखिए देखिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ये संतुष्ट करने की कोशिश की कि आधार या जो प्रीवियस वोटर आई कार्ड है या राशन है, वो जो घुसपैठी हैं उन्होंने बनवाया रखा है कई सालों में, तो उसको हम नागरिकता का प्रमाण नहीं दे सकते, और इसीलिए तो स्क्रूटनी की जा रही है। इसीलिए 11 दस्तावेज की जो लिस्ट है उसको बताया उन्होंने कि उसमें जमीन से संबंधित कागज, आवास से संबंधित कागज या पासपोर्ट भी और तमाम दस्तावेज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो दस्तावेज आपने बताए हैं उसमें से कई दस्तावेज तो अब मेरे पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना था। और अगर आप वाकई प्रैक्टिकली देखें तो अगर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट उसमें हैं जिसको बनवाने के लिए आधार की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को आप समझिए कि उन दस्तावेजों को बनाने के लिए आधार की जरूरत होती है। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने जाएं तो आपको उसके लिए आधार की जरूरत है। आधार कार्ड मान्य है, बिल्कुल। आवास प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो आपको आधार की जरूरत होती है। तो अगर आधार फर्जी है तो उस फर्जी आधार के बेसिस पे तो आगे का डॉक्यूमेंट भी फिर फर्जी हो गया। अगर आप इस तरीके से देखें तो दस्तावेज का फर्जीवाड़ा तो कोई भी दस्तावेज फर्जी बनाया जा सकता है, इसी बात को तो स्क्रूटनी करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आधार को लेकर जो चुनाव आयोग की दलील थी उससे संतुष्ट नजर नहीं आई कि घुसपैठी का जो हवाला दिया गया हो या जो भी। लेकिन अब चूंकि आधार को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है तो चुनाव आयोग के पास और कोई चारा नहीं है कि आधार को वो कंसीडर करे। हालांकि उनको स्क्रूटनी करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, उनके पास पूरा तंत्र है कि वेरिफिकेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर वो गहन परीक्षण अगर चल रहा है तो गहन परीक्षण में जो दस्तावेज मुहैया कराया जाता है उसको अथॉरिटी आंख मूंद कर स्वीकार तो कर नहीं लेगी, उसको जरूर अपने तरफ से वेरीफाई करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी। तो लेकिन चैलेंजिंग जॉब तो निश्चित रूप से है, और चुनाव आयोग इसीलिए ये एसआईआर करवा भी रही है कि जो और इस बात से आप हम या कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जो आउटसाइडर हैं, जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, इससे हर आदमी इत्तेफाक रखता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि घुसपैठी के आड़ में वैसे लोग, वैसे नागरिक जो भारत के नागरिक हैं वो छंट ना जाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो काम तो कठिन है, करना चुनाव आयोग को है, पैमाना तय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बातें आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि सबसे ऊपर की अथॉरिटी वही है, सेटिस्फाइड सुप्रीम कोर्ट को करना है। दोनों पक्ष तमाम दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है और सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन देगी वो सब सारे पहलुओं को देखते हुए दे रही है। तो निश्चित तौर पे अब चुनाव आयोग का काम है वो कैसे इस बात को लिस्ट बनाती है और ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी आउटसाइडर को कम से कम वोटिंग राइट ना मिले और अपने जो वोटर हैं वो भी वंचित ना हो। काम कठिन है लेकिन काम जारी है। बिल्कुल। और यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने अब जो है कई तरह की चुनौतियां हैं, समय बेहद कम है उनके पास और इस काम को उन्हें पूरा भी करना है और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, निर्देश है, उसका भी उनको उसकी भी अनुपालना यहाँ पर करनी है। एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीछे भी कहा गया था कि केंद्र में जो है संसदीय स्तर पर और राज्यों में विधानसभा विधानमंडलों के स्तर पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बिल पेश किए जाते हैं वो पास होने के बाद पेंडिंग रह जाते हैं, उसके ऊपर डिसीजन आने में जो है समय लगता है, क्योंकि जो विधानसभा के माफ कीजिएगा जो राज्यपाल जो है या फिर केंद्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रपति जो है उनकी जो समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है कि वो उस बिल को कब तक पास करते हैं, अपनी ओर से जो है औपचारिक जो सिग्नेचर होता है कब तक करते हैं उसको। इसे लेकर के जो है पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल किया गया
कि क्या न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वो राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति जो है उनकी समय सीमा को निर्धारित कर पाए। तो ऐसा उन्होंने जो है सवाल के तौर पर अपनी क्वेरीज रखी हैं। तो इस पर भी काफी सारी चर्चाएं उठ खड़ी हुई। सर, ये पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों जो है इस पर इतना विवाद छाया रहा, क्यों इस पर इतनी सुर्खियां बन रही हैं? ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल इसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं ले चलूंगा। तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल के बीच ये मसला था, क्योंकि जो राज्य विधानसभा से कई सारे विधेयक पेश हुए थे और वो पास किया गया था, लेकिन वो राज्यपाल के पास पेंडिंग था। तो मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 अप्रैल को ये फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि जो राज्यपाल है वो तय समय सीमा में विधेयक को या तो लौटाएंगे या मंजूरी देंगे, और जो विधेयक राष्ट्रपति महोदय के लिए रेफर करने के लिए जो रिजर्व किया जाएगा, उसमें राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई उस पर फैसला लेने के लिए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष शक्ति का प्रयोग किया, इसमें अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को असीम अधिकार है किसी भी मामले में डायरेक्शन देने का। चूंकि संविधान में इस बात को लेकर कहीं कोई समय सीमा तय नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति की तरफ से एक रेफरेंस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 143 ब्रैकेटेड के 1 में ये प्रावधान है कि अगर कोई संवैधानिक सवाल है तो राष्ट्रपति द्वारा राय मांगी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर वो समझती है कि इसमें राय देनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए राय देती है और उसके लिए सुनवाई भी होती है। तो उसी मसले पे सुनवाई हो रही है। माननीय राष्ट्रपति की तरफ से ये सवाल किया गया है कि क्या न्यायालय आदेशों द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल को समय सीमा में बांध सकता है? क्या किसी भी विधेयक पर फैसला लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की जा सकती है? इस तरीके के 14 सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, और इसी को लेकर 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस खुद उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जवाब हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब सुनवाई हुई तो कहा कि क्या अगर राज्यपाल अनिश्चित काल तक कोई विधेयक पेंडिंग रखते हैं तो विधानसभा निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? ऐसी स्थिति में क्या अदालत हस्तक्षेप करने में असमर्थ है? तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया, और साथ ही कहा कि इस पर सॉलिसिटर का कहना था कि सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे कि अगर कुछ राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर बैठे हुए हैं, उन पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में राज्य को न्यायिक समाधान के बजाय राजनीतिक समाधान तलाशने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अगर कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते तो कोई भी प्रक्रिया चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। क्या इंडेफिनिट तरीके से किसी विधेयक को दबा के रखा जा सकता है? फिर सॉलिसिटर जनरल का एक सवाल था कि संविधान निर्माताओं ने हर जगह ये तय किया हुआ है कि किसी भी कार्य के लिए टाइमलाइन क्या होना चाहिए, लेकिन इस मामले में कोई टाइमलाइन संविधान निर्माताओं ने तय नहीं किया। तो उन्होंने कुछ सोच कर ये ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा उन्होंने सोचा होगा कि इसकी जरूरत नहीं। तो ये सवाल भी भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने किया, और ये भी कहा कि हर समस्या का समाधान अदालत नहीं हो सकता है। और ये भी कहा कि क्या जब अब इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि अगर राज्यपाल की निष्क्रियता के कारण, निष्क्रियता के खिलाफ कोई पीड़ित राज्य अदालत के पास आता है तो क्या अदालत न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता? क्या उसके लिए बार है?
तो सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि यहाँ सवाल इस बात का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या अदालत राज्यपाल को समय सीमा के भीतर कार्य करने का निर्देश दे सकती है। तो इस पर अदालत ने कहा कि क्या अगर इस तरीके का मसला आता है तो क्या हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी जोड़ा कि अगर व्याख्या की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में निहित है तो कानून की व्याख्या तो उसे करनी होगी। अब इस पर सुनवाई के दौरान एक और इंटरेस्टिंग सा आर्गुमेंट सॉलिसिटर जनरल की तरफ से किया गया। कहा गया कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल को आप समझिए कि एक संवैधानिक जो फंक्शनरी है दूसरे संवैधानिक फंक्शनरी को यह नहीं बता सकता कि उसे किस तरीके से काम करना है। क्या संसद कल को ऐसा कानून बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट 600 पन्नों से ज्यादा का जजमेंट नहीं लिखेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने किया कि हर अंग का काम बटा हुआ है, संविधान सर्वोच्च है, हर अंग उसमें काम करता है अपने अपने जुडिक्शन के हिसाब से। लेकिन ये सवाल जवाब का दौर जारी है और अभी भी मामले की सुनवाई चल रही है। मंगलवार को अगली सुनवाई होनी है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या राय बनाती है। लेकिन जो सवाल उठाया गया है माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143(1) में, उस पर जो भी राय आती है उसका बहुत ही दूरगामी और व्यापक असर होगा भारतीय न्यायिक व्यवस्था से लेकर जो सियासी व्यवस्था है उसको लेकर और जो फेडरल सिस्टम का जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर। बिल्कुल, और इस पर जो है बहुत ही रोचक जो है चीजें हैं और बहुत सारे जो सवाल जवाब जैसा आपने यहाँ पर बताया भी, इस पर जो है लोग बड़ी रुचि भी ले रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिर इस पर जो है अंतिम डिसीजन क्या होगा। दोनों जो संवैधानिक संस्थाएं जो है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं, क्या उनके लिए समय सीमा वाकई निर्धारित होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का विषय ये भी था कि भाई जब ऐसे नियमावली जब बन रही थी तो ये नहीं समझा गया कि समय सीमा बांधी जाए, इसलिए नहीं बांधा गया। तो क्या उसी बेसिस पर आगे इसको भविष्य में कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर बदलते हुए हालात में, बदलते हुए समय की दरकार को मानते हुए क्या इसको समय में बांधना ठीक रहेगा, क्या ये उचित होगा। तो दोनों तरह की ही बातें हैं, अब आपस में इस पर चीजें चल रही हैं। लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उस पर अब देखेंगे अब क्या होता है आगे। बहरहाल हम चलते हैं आगे, बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। इन्हें बनाया इसलिए जाता है ताकि आप गाड़ियां लेकर के इसमें फर्राटा भर सकें, अपना समय बचाएं और तेजी से जो है अपनी जो है यात्राओं को पूरा कर पाए। लेकिन तब क्या हो जब नेशनल हाईवे पर आप उतरें और फिर महज 65 किलोमीटर की दूरी पार करने में आपको 12 घंटे का समय लग जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की एक चिंता व्यक्त की है और साथ में एनएचएआई से यह भी पूछा है कि आप एक तो 65 किलोमीटर की यात्रा 12 घंटे में करवा रहे हैं और दूसरा लोगों से 150 रुपए की वसूली भी कर रहे हैं। सर, ये कहाँ का मामला है और क्यों सुप्रीम कोर्ट को इस पर इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ गई? ये मामला केरल के त्रिशूल जिले का है और वहाँ जो टोल की वसूली है उसका मामला केरल हाई कोर्ट के सामने आया था। दरअसल जो राष्ट्रीय राजमार्ग 544 है उसकी स्थिति काफी खराब है और यही मसला उठाया गया था। वहाँ टोल वसूली हो रही थी और वो मामला जब केरल हाई कोर्ट के सामने गया तो केरल हाई कोर्ट ने उस 65 किलोमीटर के स्ट्रेच को लेकर कहा कि ये टोल वसूली जो है वो सस्पेंड रहेगा क्योंकि सड़क के हालात अच्छे नहीं। फिर ये मामला जो एनएचएआई है और जो टोल वसूली वाली कंपनी है उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो एनएचएआई है उसकी अपील खारिज कर दी और केरल हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। और निश्चित तौर पर ये बड़ा झटका था जो एनएचएआई है उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत अहम सवाल किया और कहा कि अगर 65 किलोमीटर की दूरी को पार करने में 12 घंटे लगते हैं तो 150 रुपए का टोल कोई क्यों दे। टोल इसलिए दिया जाता है कि लोगों को अच्छी सड़क मिले,
और फराटे के साथ लोग दौड़ेंगे रोड पर। तो वहां पे सड़क की स्थिति खराब है, भारी जाम लगा रहता है। और ऐसी स्थिति में 150 रुपए का टोल अगर सस्पेंड करने का जो आदेश दिया गया है केरल हाईकोर्ट द्वारा, उसमें दखल का कोई कारण नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। हालांकि सुनवाई के दौरान जो एनएचएआई की तरफ से तमाम दलीलें पेश की गई और जो कंसेस नायर हैं जो जो टोल वसूली करते हैं उनके तरफ से कहा गया कि हमें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है और करोड़ों का नुकसान हो चुका है इस सस्पेंशन के द्वारा। तो उस पर उन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर की जो रखरखाव है वो उनके नियंत्रण में है, लेकिन लेकिन सर्विस रोड की दिक्कतों के लिए जो तृतीय पक्ष जिम्मेदार है। और ये भी कहा कि राजस्व घाटा काफी हो रहा है, केवल 10 दिनों में 5 से 6 करोड़ का असर हो चुका है। ये तमाम दलीलें दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हो, 150 रुपए का टोल क्यों दे? जिस सड़क पर 1 घंटे में यात्रा पूरी होनी चाहिए, वहां 11 घंटे अगर अतिरिक्त लग रहे हैं तो लोग फिर क्यों टोल दें? और ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया गया कि 12-12 घंटे का वहां पर जाम लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी और केरल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। बिल्कुल, और एनएचएआई जो है वो अथॉरिटी है जो इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है। वो उसको ये एश्योर करना चाहिए कि जो नेशनल हाईवेज जो है वहां पर जो है गाड़ियां स्मूथ तरीके से चलती रहें, जो आवश्यक जो सुविधाएं होनी चाहिए वो वहां पर मिलती रहें। लेकिन जब इस तरह की स्थितियां आए तो फिर लोगों से पैसा भी वसूल किया जाए और उस पैसे के बदले जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी ना मिले, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो चिंताएं हैं बेहद वाजिब है और जायज भी है। बात अब करते हैं बिहार राज्य की। बिहार में जो है अक्सर कुछ अजब गजब सा होता है। अजब गजब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल किसी भी स्टेट में जो है कोई आपराधिक घटनाक्रम जब होते हैं या फिर ना हो, इस बात को एश्योर करने के लिए पुलिस महकमा बनाया गया है, पुलिस की व्यवस्था की गई है और पुलिस अपना काम सही तरीके से करे उसके लिए पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो इसको जो है ओवरव्यू करते हैं। वो देखते हैं कि भाई राज्य में जो है कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से बनी रहे, कानून व्यवस्था ठीक से चलती रहे। लेकिन तब क्या हो जब खुद एक आईपीएस अधिकारी ये हलफनामा दायर कर दे कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो वाजिब थी। इस तरह का हलफनामा दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर जो है माथा पीट लिया अपना। सर क्या हुआ, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। दरअसल समस्तीपुर का एक मामला है जो मर्डर का केस था और इस मामले में हत्या के दोषियों की सजा को पटना हाई कोर्ट ने जो सस्पेंड किया था उसको चुनौती दिया गया था। जो मृतक की पत्नी द्वारा यह अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। जाहिर सी बात है, जो अभियोजन पक्ष है यानी कि सरकारी कोई भी केस होता है तो उसमें एक्यूज वर्सेस स्टेट होता है। तो स्टेट यानी कि जो राज्य की पुलिस है वो अपना जो एक्यूज है उसको सजा दिलाने के लिए तमाम प्रयास कर रही थी और उनका आर्गुमेंट चल रहा था। तत्कालीन एसपी जो समस्तीपुर के थे उनके तरफ से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था वो हलफनामा जो राज्य का जो अभियोजन पक्ष है उसके स्टैंड के बिल्कुल विपरीत था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद आश्चर्य जताया था और जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको तलब किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनके हलफनामा को चौंकाने वाला और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ी फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आपका जो हलफनामा है वो अभियोजन पक्ष के रुख के बिल्कुल विपरीत है। और जस्टिस के तरफ से ये भी कहा गया कि और पहले भी इस मामले में उनके खिलाफ गंभीर चिंता जताई गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा और जब उनकी पेशी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखा जाए तो आरोपी को आपकी तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी, जबकि पुलिस इस मामले में पक्षकार है और पुलिस अभियोजन के लिए दलील दे रही है। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके विपरीत आपका हलफनामा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की और कहा कि आईपीएस अधिकारी को
संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, न कि अपने बॉस के प्रति, यानी कि जो उनके जो आका हैं उनके प्रति। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का वास्ता दिया उन्हें। और जो बीते मंगलवार को अधिकारी की पेशी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें काफी पीड़ा है कि आप अपने कर्तव्य निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं। यह गंभीरता की बात है, और जो आपने जिस तरीके से एक विपरीत स्टैंड लिया इस पूरे मामले में, और कहा कि विवेक लाइए, न्याय कीजिए, आप जिस पद पे हैं जनता के प्रति न्याय के लिए। और हालांकि इसके बाद जो आईपीएस अधिकारी हैं उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि उन्हें एक सीख मिली है इस मामले में। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफी को स्वीकार कर लिया और मामला खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें नसीहत जरूर दी कि संविधान के प्रति निष्ठावान रखिए, अपने बॉस के प्रति नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आई ओपनर के तौर पर आया, और फिर आईपीएस अधिकारी जो हैं उन्होंने जो है अपनी गलती को स्वीकार भी किया और माना कि वो जो है उनको जो है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। तो इस पूरे हफ्ते की जो तमाम बड़ी घटनाक्रम जो थे, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अलग अलग मामलों को लेकर के संजीदा है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मामलों में कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान भी ले लिया करते हैं। तो यहाँ पर जो है पूरे हफ्ते की जो तमाम उठापटक जो रही, और जो ऐसे प्रमुख जो मामले रहे जो पूरे हफ्ते लगातार सुर्खियों में छाए रहे, उस पर जो है अपनी एक विश्लेषणात्मक जो है एक नजरिया जो है राजेश चौधरी साहब हमारे साथ पेश कर रहे थे। लीगल एडिटर हैं नवभारत टाइम्स के। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इस समय जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनसे खास अपील कि आपके जो सुझाव हैं उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं, और इस कार्यक्रम को लेकर के आपके क्या सुझाव हैं, क्या आप और चाहते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम अपडेट्स के लिए भी आप अपने सुझाव हमें लिख करके भेज सकते हैं। आपके कमेंट्स को हम बारीकी से पढ़ते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल कोई जाइएगा मत, लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।